मित्रों, जिंदगी क्या होती है जब कहीं फंस जाती है, उलझ जाती है, तब समझ में आता है। आज ऐसे ही कहानी हमारे बीच में, और कहानी का यह हकीकत है। लोग कहते हैं ना कि हम भारत में हैं और भारत में हमारे लिए जी जान लगा दिया जाता है। लेकिन आज मैं गाजीपुर में हूँ और उस गाजीपुर की कहानी मैं आपको बताऊंगा, जो गाजीपुर से एक गरीब घर से, एक नॉर्मल, लोग कहते हैं ना कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे, गरीब का बच्चा कैसे अपनी जिंदगी जिएगा, एक गरीब घर से निकलता है और म्यांमार तक पहुंच जाता है। कैसे कैसे पहुंचता है ये आप लोग को बताया, और उसके साथ होता क्या है ये सारी कहानी आप लोग के बीच में रखेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा। प्रदीप कुशवाहा जी। प्रदीप कुशवाहा जी, आप थोड़ा सा परिचय बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और आप कितने भाई बहन हैं और आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है। अच्छा। मेरे परिवार में 10 लोग हैं लगभग, पूरे लोग मिलाकर। उसमें मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई और मेरे 3 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है और मैं हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। मेरे बड़े भाई हैं, उनको 2 लड़के हैं और यही हमारा परिवार है। गाजीपुर से है। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापक टीचर थे। अच्छा। वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरे भाई जो है वो SBI में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करते हैं और बाकी लोग में जो हमारी भाभी हैं और हमारी पत्नी, लोग हाउसवाइफ हैं। अच्छा। चलिए देखिए, छोटा जिस तरह से अपना परिवार वाले लेकिन संयुक्त है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर बात कर लिया जाए, शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरुआत किया? शिक्षा दीक्षा मेरी यहीं से शुरुआत हुई, सैदपुर में सरस्वती विद्या मंदिर से। वहां पर मैंने हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर वहां से मैंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया गाजियाबाद से 3 साल का। फिर वहां से मैंने नौकरी ज्वाइन की मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुड़गांव में। फिर वहां से मैंने जॉब स्विच किया होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड में। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 8 साल मैंने जॉब किया है और 2016 में मैंने रिजाइन करके अपना खुद का, क्योंकि मेरे अंतर से इच्छा थी कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। अच्छा। तो मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और अपना होटल ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर अपना स्टार्ट किया खुद का रेस्टोरेंट मैंने 4 साल चलाया और काफी अच्छे तरीके से चलाया। उसके बाद 2019-20 में कोविड इम्पैक्ट आने की वजह से मुझे अपना जो है रोजगार बंद करना पड़ा, अपना बिजनेस। और उसके बाद मैं घर आ गया। घर आ जाने के बाद लगभग 1-1.5 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, मैं घर पर ही था। फ्रस्ट्रेशन थी। उसके बाद घर वालों ने बोला कि कोई और आप काम ढूंढ लो। मैं लोकल में ही एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पर एज ए टीचर पढ़ाता था। लेकिन मुझे पता था कि आजीविका पूरी नहीं हो पाएगी। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सर्च कर रहा था, लेकिन मेरे पास, आप जैसा पता है कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं निकल रही थी। मैं उसका मैं तैयारी भी कर रहा था उस चीज की, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी आ नहीं रही। बिल्कुल टेक्निकल वे में, इसको हम लोग मैकेनिकल से थे, डिप्लोमा किया हुआ था। उस फील्ड में कोई जल्दी जॉब निकल नहीं रही। फिर मैंने डिसाइड किया कि रेलवे में नहीं अप्लाई नहीं, वो एक एज होती है, एज निकल गई थी। अच्छा। जहाँ एज थी वहां पर वैकेंसीज नहीं आ रही थी। तो मैंने लखनऊ में 1 साल का CTI कोर्स किया। तो अगर वो आप कोर्स पूरा करते तो आप किसी भी ITI कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने भी वेट किया, 1 साल का कोर्स 2022 में पूरा कर लिया। उसके बाद भी वेट किया 1-1.5 साल तक, कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर मैंने डिसाइड किया कब तक घर पे बैठना है, क्योंकि लोकल में अगर मैं कोई जॉब सर्च कर रहा हूँ तो सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, इतनी कम सैलरी। बेरोजगारी, लोग, भारत सरकार कहती है कि बेरोजगारी, जिस तरह से बात किया, रोजगार ही रोजगार है। आप कह रहे हैं कि भारत में रोजगार है? नहीं, ये भ्रम है। आप M.Tech करके जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमने B.Tech किया, M.Tech किया, इसके करने के बाद भी आप बेरोजगार हैं, ये भ्रम है एक तरीके से। अच्छा, सरकार का भ्रम है? नहीं, ये लोगों में भ्रम फैलाया गया। अच्छा, लोगों में भ्रम कि ऐसा कुछ, जिस तरह से सरकार चिल्लाती है, आप ऐड भी देखते होंगे। मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई भी किया। जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो इतना डाउन कर दिया गया है कि लोग बेरोजगार इतनी भारी संख्या में है कि कम सैलरी में भी काम करने को तैयार है। पहले जिस काम के हमें 100% मिलता था, अब उसी काम का हमें 70%, 60% मिल रहा है उसी काम का, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। उस काम को करने के लिए लाइन लगी हुई है। B.Tech करने में तो पैसा बहुत खर्च हुआ। B.Tech किया है मैंने, B.Tech किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसमें मैंने अपनी कमाई से, जो मैंने डिप्लोमा के बाद जो है जॉब किया था, अपनी कमाई से उसको पूरा किया। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना विदेश में नौकरी ट्राई की जाए, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो इस ऑप्शन को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया, क्योंकि मैं 4 साल मैंने
रेस्टोरेंट बिजनेस भी चलाया था। तो एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और लिंक्डइन पे डाल दिया। वहां से मुझे एक जॉब रिस्पांस आया थाईलैंड से। आपने खुद नौकरी ढूंढा? खुद ढूंढा, ऑनलाइन से, ऑनलाइन माध्यम से। अच्छा। तो वहां पर एक रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बताया कि हमें एक रेस्टोरेंट मैनेजर की जरूरत है जो इंडियन रेस्टोरेंट को अच्छे से हैंडल कर सके। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उनको लगा कि मैं उनके रेस्टोरेंट को चला सकता हूँ। उन्होंने मुझे मेरी जॉब कंफर्म कर दी। क्या सैलरी बोले? क्या सैलरी था? मेरी सैलरी वहां पर 80,000 ही मिलती। अच्छा जी। जब आपने कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं, थाईलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ बहुत कॉमन सैलरी। थाईलैंड में बुलाया? थाईलैंड में मेरी 80,000 प्लस एकोमोडेशन, बाकी चीजें मुफ्त। आप कभी पहले बाहर गए थे? कभी नहीं, पहली बार थाईलैंड गए? पहली बार जॉब के पर्पज से पहली बार गया। अच्छा। इससे पहले भी जा चुका हूँ लेकिन कंपनी के टूर्स पे गया था, कंपनी के द्वारा। तो वहां पर लगभग 2 महीने प्रोसीजर चलता है, वीजा का, वर्क परमिट, ये सारी चीजें। क्योंकि मैं चाहता था कि वहां पर जाने के बाद किसी भी प्रकार का मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंसूं। थाईलैंड चले गए आप यहाँ? तो लीगल तरीके से सारे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कितना प्रक्रिया लगा? कितना समय? लगभग 2 से ढाई महीने। 2-2.5 महीने पेपर्स तैयार होंगे जी। और वहां पे मुझे इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ कि वहां पे वीडियो कॉल से इंटरव्यू? जी। ये घर पे ही था, मैं घर पे इंटरव्यू हुआ। फिर मैंने घर वालों को बताया कि मुझे थाईलैंड जाने का ऑफर मिल चुका है और ये पेपर भी रेडी है। घर वालों ने बोला कि आप, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जाना है या घर पे रहना है। तो मैंने कहा मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाऊंगा, 1-1.5 साल जॉब करूंगा, कुछ पैसे अर्न करूंगा, वापस चला आऊंगा। तो मेरा असली मोटो था अच्छे से ज्यादातर पैसा कमाना, कि अच्छा है अमाउंट कलेक्ट करना। घर छोड़ना कोई नहीं चाहता। फिर 8 जनवरी को मैं यहाँ से फ्लाइट लेता हूँ, 8 जनवरी 2024 को। और 9 जनवरी को पहुंच जाता हूँ थाईलैंड में चिंगमाई। चिंगमाई नामक एक जगह है, वो सिटी है। वहां पर जाकर एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर मैं चाय एंड थाई रेस्टोरेंट का नाम था, वहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। सब कुछ बेहतर था, सब बढ़िया चल रहा था। 2-3 महीने, 4.5 या 5 महीने निकल जाते हैं। फिर मुझे रियलाइज होता है कि वहां पर, क्योंकि मैं जो वहां गया हूँ, मेरा असली मोटो था पैसे कमाना, क्योंकि अपने घर वालों को मैं अच्छे पैसे कलेक्ट कर सकूं, वापस आकर अपना 70-80 हजार रुपए मिल रहे थे जी वहां पे? जी। रहना खाना सही रहा होगा? हाँ, रहना खाना एकोमोडेशन दिया था। अच्छा जी। फिर भी अपना आपका वहाँ पर्सनल खर्चे भी थे, बहुत सारी चीजें होती है किसी भी शहर में। हर चीज रहना खाना ही नहीं होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एक्सप्लोर भी करते हैं। तो वहाँ एज ए मजदूर में थोड़ी था कि वहाँ मजदूरों की तरह काम दे रहा है। तो वहाँ मैं एक सामाजिक आदमी, जैसे गांव के लोग ये समझते हैं कि बाहर गया होगा, किसी भी पद में होगा तो मतलब बढ़िया होगा, इसलिए। तो वहाँ मैं सामाजिक था, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के साथ भी जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी थी, मैंने उनकी सैलरी देखी और उनका ऑक्यूपेशन देखा, तब मेरी समझ में आया कि मैं बहुत कम सैलरी पे जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। कितना हाई सैलरी पे काम करते? वो मेरे से मतलब सेम काम कर रहे थे और मेरे से डबल ट्रिपल पे कर रहे थे। अच्छा। सेम काम। उन्होंने बताया कि आपको तो बड़े सस्ते में लेके वो चले, मतलब बहुत डाउन सैलरी पे लेके आए हैं। मुझे रियलाइज पता ही नहीं था वहाँ का सैलरी पैकेज क्या है। हर कंट्री का अपना अलग, क्योंकि वहाँ की करेंसी इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो थाई करेंसी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि, तब मुझे लगा कि इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं और अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो वह मैंने स्टार्ट कर दिया जॉब सर्च करना। तो वहाँ की जो लोकल जॉब पोर्टल होती है, उस पर मैंने अपना लोकल जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया, हर जगह पर अपना जॉब एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया। तो लगभग थाईलैंड से ही? थाईलैंड में। जैसे इंडिया में naukri.com होता है, वहां पर भी उनके अपने जॉब डीबी करके था। फिर वहां पे मुझे 10 मई को फोन आता है, इंडियन ही था वो, हिंदी में बात करता, पहले वो इंग्लिश में बोल रहा था कि हम फॉर्चून बी रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं, हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी रेस्टोरेंट मैनेजर की। तो मैं बताया कि हाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो उन्होंने बकायदा बोला कि ऐसा ऐसा जॉब पैकेज। इंडियन था? हाँ, लैंग्वेज से क्या लगा? वो इंडियन था। अच्छा, राजस्थान का रहने वाला था। पहले वो इंग्लिश में बात कर रहा था, बाद में जब उसने पूछा कि आपको हिंदी आती है, तो मैंने बोला हाँ आती है। फिर वो हिंदी में बात करने लगा। तो बोला कि आपको इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब करना है और मैं यहाँ पर इनका सारे बिजनेस को हैंडल करता हूँ, आपको रेस्टोरेंट सेक्टर में एज ए मैनेजर आपको हैंडल करना सारा काम। हमारी जॉब लोकेशन जो है माइसोट में है, जो थाईलैंड में ही पड़ती है। मेरी जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहां से 200 किलोमीटर। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि हम आपका पहले एक ऑडियो इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन, मतलब फोन से। अगर आपका इंटरव्यू सक्सेस रहता है तो फिर आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे, ताकि देखिए आपके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है कि नहीं, आप चला सकते हो या नहीं। तो ऑडियो इंटरव्यू के लिए 13 तारीख को फोन आया मेरे पास। उन्होंने 15-20 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया। उनके किसी सीनियर ने, इंग्लिश में सारा इंटरव्यू था, उसने सारी चीजें पूछी, रेस्टोरेंट की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज, एवरीथिंग। उसके बाद उन्होंने
शाम को कंफर्म कर दिया कि आपका जो ऑडियो इंटरव्यू सक्सेसफुल है, 14 तारीख को आप आ जाइए यहाँ पे मैसूर पे, हम अच्छा। लोकेशन सेंड कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक कॉल, मेरे को ऑफर कॉल लेटर भी भेजा कंपनी की तरफ से, अपने व्हाट्सएप पे भेजा था। उस कॉल लेटर में कंपनी की डिटेल्स आ रही थी, फिर मैंने उसको वेरीफाई किया ऑनलाइन जाके। आज भी वो है वो? नहीं, आज नहीं, वो तो मोबाइल मेरा अच्छा मिस हो गया है, अच्छा अच्छा। तो बताऊंगा आगे। फिर उसके बाद मैं सारी डिटेल जब लेता हूँ, उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी करता हूँ, क्योंकि भाई किसी अनजान कंट्री में कहीं ऐसे थोड़े चले जाएंगे। फिर हमने वेरीफाई किया तो मुझे ऑनलाइन सारी डिटेल्स मिली। मैंने बहुत बारीकी से तो शायद नहीं चेक किया कंपनी में जहाँ क्या होता है। हाँ, तो मैंने कहा इंटरव्यू ही तो देना है, कोई ज्वाइनिंग थोड़ी करने जाना। हम्म। मैंने कहा चले जाते हैं इंटरव्यू देने। वहां गया, लोकेशन पे पहुंचा, तो उन्होंने बताया, मैं फोन किया दोबारा इंडियंस को, जो HR था, उसने बोला कि आप वहीं खड़े रहिए, हम आपको गाड़ी भेजते हैं, वो गाड़ी आपको इंटरव्यू लोकेशन पे लेके पहुंच जाएगी। वहां से इंटरव्यू लोकेशन 5-6 किलोमीटर है, एयरपोर्ट के पास। मैंने कहा ठीक है। फिर 15-20 मिनट बाद एक गाड़ी आती है, उसमें से 2 लोग निकलते हैं, वो भी म्यांमार के थे। म्यांमार नहीं, थाईलैंड, एक थाईलैंड का था, एक म्यांमार का था। तो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इशारे से बात कर रहे थे। मोबाइल निकाला और मुझे दिखाया, मेरा फोटो थी उसमें, कह रहे आप ही हैं? हम कहा हाँ। फिर मैंने फोन लगाया HR को, ये गाड़ी नंबर आया, ये हमें बैठा रहे गाड़ी में। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, हमने भेजा, उसमें बैठ जाइए। फिर मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, फिर गाड़ी चलने लगती है। गाड़ी की स्पीड 80-90 बहुत स्पीड में चल रही होती है। अब मैंने क्या किया, अपने मोबाइल में GPS ऑन किया और एयरपोर्ट वाली लोकेशन डाल दी। ये मुझे पता चले कि मैं किस साइड जा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट लोकेशन जो है, जहां हम जा रहे हैं गाड़ी से, वो एकदम डिफरेंट जा रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशा में भाग रही गाड़ी। तो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, एयरपोर्ट की लोकेशन दूसरी तरफ है। तो मेरी बात सुनता ही नहीं, इसे इग्नोर नहीं करना, सुन ही नहीं रहा। तो 2 बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, नहीं सुना। तो फिर मुझे शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ड्राइवर के कंधे पे हाथ मारा, मैंने कहा कि ऐसा गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बगल वाले ने, जो सीट पे बैठा था, मैं पीछे बैठा हुआ, सामने डैशबोर्ड से निकाला एक पिस्टल हाथ में ली और मुझे दिखा दिया उसने। अच्छा। और इशारा किया कि चुप रहिए और बैठे रहिए, अदरवाइज। तो मुझे लगा कि बस मेरा काम हो चुका है, बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। और जो थाईलैंड वाला था वो ड्राइवर था। अच्छा। और एक म्यांमार का था, जिसने मुझे गन दिखाई। उसके बाद वहां से गाड़ी चलती है 35-40 मिनट लगभग। फिर वहां से मैं उन्होंने मोबाइल मुझसे नहीं लिया था तब तक। मैं GPS में देख रहा हूँ कि मुझे म्यांमार की तरफ ले जाया जा रहा है। म्यांमार वहां से 60 किलोमीटर दूर है। बहुत तेजी से मैं म्यांमार की तरफ जा रहा हूँ। पहाड़ों में गाड़ी, वहाँ पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों में गाड़ी घुस जाती है पहाड़ी रास्ते पे। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक नदी आती है, नदी के किनारे गाड़ी रुक जाती है। फिर वहां उतारते हैं मुझे लोग, वहां पहले से 4-5 लोग खड़े थे। अच्छा। फिर वो मुझे लेकर नदी के किनारे लेके जाते हैं, वहां एक नाव रहती है, कहते नाव में बैठ जाइए। मैं फिर GPS देखता हूँ कि नाव अगर मैं पार करता हूँ तो मैं म्यांमार में चला जाऊंगा। वो बॉर्डर था थाईलैंड और उसका, म्यांमार का। मुझे पता था मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं घिरा हुआ हूँ सबसे, अकेले था, सबके पास हथियार। मैं नाव में बैठता हूँ, उस तरफ जाता हूँ। जैसे उस तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कि आर्मी की ड्रेस में बहुत सारे लोग AK-47 गन वन लेके टहल रहे हैं, टहलबाजी कर वापस घूम रहे हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा जाता है मैं एकदम गलत जगह फंस गया, बहुत डेंजरस जगह है, खतरनाक जगह। मैं तुरंत अपने वाइफ को लोकेशन सेंड करता हूँ अपनी, और मैसेज भेजता हूँ, आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। और सेम मैसेज अपने एक रेस्टोरेंट में जो कर्मचारी काम करता था उसको भेज देता। तो वहां पे पता कि नहीं आ रहा है, गए थे कि मैं यहाँ जा रहा, किसी को बता के कोई थोड़ी जाता है इंटरव्यू देने। अच्छा। ये बस मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी और मैंने इतना बताया था कि सर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, हो सकता है जा सकता हूँ। कोई बताता थोड़ी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ जॉब सर्च कर। फिर वहां जाता हूँ, फिर वहां पर फिर दोबारा एक गाड़ी आती है, वो मुझे लेके जाती है। एक बहुत बड़ा कैंपस था, उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई थी। उस बिल्डिंग में गेट पे जाता हूँ, वहां पर मेरा मोबाइल जब्त कर लेते हैं लोग, मेरा बैग चेक करते हैं, तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं वहां पे। फिर अंदर ऑफिस में लेके जाते हैं। ऑफिस में मेरी मुलाकात होती है कुछ चाइनीज से। उस ऑफिस के अंदर जैसे ही मैं घुसता हूँ, देखता हूँ बहुत बड़ा ऑफिस है, पूरा AC फुल्ली AC ऑफिस है, जैसे प्रोफेशनल ऑफिस होता है वैसा, कॉल सेंटर टाइप का। और 150-200 लोग कंप्यूटर पे बैठ के अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं। मुझे भी वहां बैठा देते हैं खाली टेबल पे,
तो 2 चाइनीज और एक ट्रांसलेटर के द्वारा आते हैं, मुझसे सवाल पर जवाब करते हैं कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, तुम्हें टाइपिंग स्पीड कितनी है तुम्हारी। मैंने बताया कि भाई मेरे को कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत आता है, लेकिन टाइपिंग स्पीड का मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मेरा रूम अलॉट कर देते हैं वो लोग। उस रूम में जहाँ पे रहता था उसकी एक अलग बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे मेरा कमरा था, उस कमरे में 10 लोग रहते थे। एक ही कमरे में? हाँ, एक ही कमरा, इतना ही बड़ा कमरा था। उसमें 5 बेड लगे थे ऊपर नीचे वाले। उसमें अलग अलग कंट्री के लोग थे, इथोपिया, घाना और इंडिया के भी 2 थे उसमें पहले से ही। फिर वहां पे रात शाम को 6 बजे पहुंचता हूँ। फिर मैं पूरी रात वहीं रूम में बिताता हूँ। फ्रस्ट्रेशन थी पूरी, मैं कहाँ के फंस गया, क्या हो गया, रोया, बहुत कुछ हुआ। फिर अगला दिन सुबह होता है 9 बजे, तो उन लोगों से बात नहीं किए जो आपके साथ में? बता रहा हूँ ना, वो लोग काम से लौट कर आते हैं सुबह 9 बजे। हाँ, सुबह 9 बजे काम से लौट के आते हैं, तो मुझसे मुलाकात होती है उनकी। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कैसी जगह है, क्या है ये। तो बोला कि एक स्कैम सेंटर है, जहाँ पर हमें स्कैम करवाना सिखाया जाता है, करना हम लोग को स्कैम कराया जाता है हम लोगों से। और पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग स्कैम करते हैं। और आपको यहाँ सिखाया जाएगा, अगर आप काम करने से मना करोगे तो आपको फिजिकली, मेंटली हर तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। अच्छा। तो जो काम वो देते हैं उसे स्वीकार कीजिए और कीजिए, अब कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और टारगेट भी देंगे, टारगेट पूरा भी नहीं करेंगे तो भी मार खाएंगे। अरे वाह, हर तरीके से आपको मार खाना ही है। फिर उन्होंने बताया कि हमारा जो काम करने का टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक, शाम के 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक हमारा जो वर्किंग आवर है। मैंने बोला कि 16 से 17 घंटे का वर्किंग आवर। फिर उन्होंने बताया कि शाम को 5 बजे आपको भी ऑफिस जाना है। शाम को मैं पहुंचता हूँ 5 बजे ऑफिस, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले सारी कंडीशन बता रखी थी कि क्या है कंडीशन। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं कोई विरोधाभास नहीं करता किसी का, क्योंकि पता था कि ये लोग बुरे व्यक्ति हैं। फिर वो मुझे मिलते हैं, बोलते हैं हम 15 दिन की ट्रेनिंग देंगे आपको, ट्रेनिंग के बाद आपको काम असाइन कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको काम करना है। ट्रेनिंग में भाई हमें सिखाया जाता है, एक लड़की की प्रोफाइल दे देंगे और नंबर दे देंगे आपको। उस स्कैम में अगर देखा जाए इसे नॉर्मली भाषा में थोड़ा दर्शकों को हमारे बताएं क्या होता है। स्कैम में वही बता रहा हूँ मैं आपको, एक लड़की की प्रोफाइल दे देंगे, व्हाट्सएप के द्वारा आपका नंबर वो टिकटॉक से निकालते हैं। वो टिकटॉक की टीम एक अलग टीम होती है, उसका काम ही होता है नंबर निकालना। वो नंबर प्रोवाइड हमें करते हैं, उस नंबरों पे हमें लड़की बनकर लड़की की प्रोफाइल से मैसेज भेजना होता था। अगर वो सामने वाला रिस्पॉन्स करता है फिर उससे चैटिंग कंटिन्यू करते थे। फिर उनसे फ्रेंडली बात करके, उनके मन मुताबिक बात करके उनके मन को जीतना होता था। अगर वो आप पे फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि ये आदमी कि हमारा और इसका कनेक्शन अच्छा है, फिर हम उससे क्या करते थे, एक ऐप डाउनलोड करवाते थे उनको, जो कंपनी ने हमें दिया था। जैसे वो ऐप डाउनलोड हो जाता था फिर हमारा काम वहाँ खत्म हो जाता था। कहीं के लिए मतलब किसी भी देश के लिए? गल्फ कंट्री, यूरोपियन कंट्री ज्यादातर टारगेट था। हमारा काम वहीं तक था। इस काम को करने के लिए हम लोग को 3 दिन का समय दिया जाता था। ये 3 दिन में आपको दोस्ती करनी है, फिर उसका मन विश्वास जीतना है, फिर ये ऐप डाउनलोड करवाना है। ऐप डाउनलोड कर उससे कर लिया होता फिर वो चाइनीज हैंड ओवर कर लेते थे उस अकाउंट को, फिर उसके आगे वो हैंडल करते थे। फिर हमें नेक्स्ट कस्टमर टारगेट दे दिया जाता था। उसमें क्या था कि हमें 3 दिन में एक कस्टमर कन्वर्ट करना अनिवार्य था। अगर आप 3 दिन में एक कस्टमर कन्वर्ट नहीं करते हैं फिर आपके साथ आपको टॉर्चर रूम में भेज दिया जाता है। अच्छा, कैसे कैसे टॉर्चर होता है? टॉर्चर रूम जैसे वहां पे हंटरों से मारना, डंडे से मारना। अकेले कमरे में कितने लोग मारते थे? 2 से 3 लोग। कितनी बार आपको पड़ा? हंटर कितना पड़ा? मुझे कम से कम 15-20 बार। हाँ, क्यों? क्या आप टारगेट नहीं कर पाया, कभी टारगेट नहीं कर पाया। बाद में मैं किसी विषम परिस्थिति में फंस गया था, उस वजह से मार खाना पड़ा। तो शुरुआत में तो टारगेट पूरा जब नहीं कर पाया था उस वजह से मार खाना पड़ा मुझे कई बार। उसमें करंट भी देते थे, कुर्सी में बांध कर। करंट देते थे? हाँ, निशान है मेरे शरीर पे, देखिए सब करंट के निशान है। अरे बाप रे बाप, ये सब करंट के निशान है। अरे बाप रे बाप। कुर्सी में बांध के, मुंह पे कपड़ा ठूस के, टेप से बांध के फिर आपको करंट दिया जाता था। आप मेंटली इतना डर जाओ कि आप को काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। आप घर परिवार के बारे में जाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। वो इतना डरा के रखते थे आपको कि आप इतना डर जाओ कि आप बस काम के सिवा कोई दूसरी बात सोचो ही मत। और फिर पूरे 24 घंटे में 2 बार खाना मिलता था। खाना भी बहुत ऐसा मांसाहारी खाना था जो हमारे बस का नहीं था खाना। मेढक, सुअर, ऐसे टाइप की चीजें वो बना बना के खिलाते थे। बस हमें चावल मिलता था हर चीज के साथ। हम चावल नमक डाल के ज्यादातर चावल नमक हम लोग खाते थे। अरे बाप रे बाप। हम लोग की हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी वहां पे।
तो यही प्रोसीजर चलता रहता था। कितने दिन तक वहां रहे? मैं लगभग 1 जुलाई तक काम इसी तरह करता रहा। उसी दौरान जब मैं अपने रूम में वापस जाता था तो मेरे रूम में कई लोग थे जिनके पास सीक्रेट मोबाइल फोन भी था। जैसे वो चोरी छुपे अपने घर वालों से बात करते थे। मैं पूछा कि मोबाइल कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोकल के कुछ लोग हैं सफाई कर्मी जो हमें बेच देते हैं मोबाइल, लेकिन ये सीक्रेट है, उनको नहीं पता चाइनीज को। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने सोचा कि ये एक तरीका है घर पे, यहाँ से अगर हम कम्युनिकेट कर सके अपने घर वालों से तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने उनसे भी पूछा मुझे भी दिलवा दो एक मोबाइल फोन। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, 3,000 रुपए, 3,000 वहां की करेंसी थी, उन्होंने ऑफर किया। हमारे रूम में 3 इंडियंस थे, हमने 1,000 रुपए दिए और हमने एक मोबाइल फोन ले लिया। तो हम तीनों अपनी फैमिली से बात करना शुरू कर दिया। फैमिली को हमने सारे डिटेल भेजना शुरू की, लोकेशन भेजा, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है सब बताना शुरू किया। उसके बाद हमारी फैमिली ने पेपर बनाया और यहाँ इंडियन एम्बेसी को प्रेशर बनाना शुरू किया कि हमारे बच्चे इस कंडीशन में है और वहां पर उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर वाले मुझे 2 नंबर प्रोवाइड कराते हैं, एक थाईलैंड एम्बेसी का और एक म्यांमार एम्बेसी का। तो वो बोलते हैं इनसे कांटेक्ट कर लो, उन्होंने बोला कि आपसे बातचीत करनी है डायरेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहले बैंकॉक वाले एम्बेसी में फोन लगाता हूँ, तो बताता हूँ कि मेरा नाम प्रदीप है और मैं ऐसी सी जगह पर फंस गया हूँ। तो बोल रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स ये था कि बकवास मत करो, हमें पता है क्या हो रहा है, जाते हो अपनी मर्जी से, फंस जाते हो तो बोलते हो वहां पर हमारा अपहरण हो गया। अच्छा। हाँ। मैंने कहा सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर तुम लोग कमाने के पर्पज से वहां जाते हो ऐसा वैसा। मैंने कहा सर मैं कमाने के लिए म्यांमार क्यों जाऊंगा, मैं तो थाईलैंड का वीजा है मेरे पास, मैं म्यांमार क्यों बिना वीजा के चलाऊंगा, तो इनलीगल एक दूसरी कंट्री में घुसने का। वो बिलीव नहीं करते हैं, हम कहते हैं। और दूसरी बात, बदतमीजी से बात किया उन्होंने, और उसके बाद दूसरी बार ये बोला कि हमारे बस का कुछ नहीं है, दूसरी कंट्री है, हम तुम्हें नहीं निकाल सकते। यानी थाईलैंड नहीं म्यांमार है जहां पर आप, तो आप म्यांमार एम्बेसी से बात करो। तो मैंने फोन कट कर दिया, मुझे लगा इनके बस इनसे बात करना बेकार है। तो म्यांमार एम्बेसी को फोन लगाया, म्यांमार इंडियन एम्बेसी को, तो उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि मुझे व्हाट्सएप पे टेस्ट करो, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे बातचीत करो। तो मैं व्हाट्सएप के द्वारा उनसे बातचीत करने लगा। तो बताया कि मेरा नाम प्रदीप, अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजी। तो उन्होंने बताया कि आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, आपके घर वालों से हमारी बात हुई है, आप एक काम करो कि ज्यादा से ज्यादा पासपोर्ट मुझे भेजो जो लोग वहां फंसे हुए हैं, ताकि संख्या अगर ज्यादा होगी तो मैं सरकार पर दबाव बनाकर काम करवा सकता हूँ। और हो सके तो वहां की वीडियोस, जो लोग आपसे काम करवाते हैं चाइनीज, उनकी फोटोज अगर बना के भेज सको तो वो और अच्छा होगा, ताकि हम उनके खिलाफ भी एक्शन ले सके। तो मैंने कहा ये काम तो कठिन है, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ, एक बार अगर होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ के इंडियंस को कन्विंस करना शुरू किया। लगभग उस समय 40-50 इंडियन थे वहाँ पे। अच्छा, 40-50? हाँ। कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता था कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन थी। तो जो लोग भरोसा किए उन्होंने दिया। तो मैंने लगभग 22-23 पासपोर्ट उनको भेजे, फोटो खींच कर। और फिर एक दिन लगभग 28 जून या 27 जून का टाइम था, मैं वहां पर मोबाइल लेके ऑफिस चला जाता हूँ चुपके से, और वहां पर अपनी चुपके से वीडियोस भी बनाता हूँ, 15 सेकंड की, 10 सेकंड की फोटोज कुछ क्लिक कर लेता हूँ। तो उसमें सारे चाइनीज की थी, ऑफिस की फोटोज थी सारी। सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? कैमरे को बचाते हुए, पता था कि कैमरा किधर है, उस लोकेशन को बचाते हुए मैं वीडियो बना रहा था। उसके बाद वो वीडियो सेंड कर देता हूँ एम्बेसी को, म्यांमार की। फिर अपने काम में बिजी रहता हूँ। फिर 1 जुलाई को 2 सुरक्षा कर्मी आते हैं उनके, और मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं मेरी सीट से, और एक रूम में ले जाते हैं, वही टॉर्चर रूम में दोबारा। वहां पे 6 चाइनीज पहले से खड़े थे, उनके हाथों में हथियार, मतलब हंटर, डंडे, करंट की स्टिक सब थी। तो रूम में जाते ही मुझे मारना शुरू कर देते हैं। पता चल गया था? हाँ, पता नहीं कैसे उन्हें पता चल गया। फिर बाद में बताते हैं कि हमने आपके रूम में छापा मारा है, आपके रूम से मोबाइल मिला है, और मोबाइल में सारे वीडियोस फोटोज हमें मिल गए। तो इसीलिए अब उनको पता चल गया कि ये आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहा है। तो उनका गुस्सा चरम सीमा पर था मेरे प्रति। तो उन्होंने एकदम बेतहाशा मुझे मारना शुरू कर दिया, बहुत गंदे तरीके से मारा। मेरे सर पे मारा, सर फट गया था मेरा, हाथों पे, पैर पे, ऐसा शरीर का कोई पार्ट नहीं था जहां पर उन्होंने ना मारा। इतना मार दिया कि मैं अधमरी हालत में पड़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे प्राण निकल गए। कोई करंट मारा, कोई हंटर मारा, कोई डंडा मार रहा है, और पूरे जोर से मारा। ऐसा नहीं कि मुरव्वत करके मारा, पूरे जो भी उनके अंदर ताकत थी उस ताकत से मार रहा।
फिर मेरा सर फट जाता है, खून निकलने लगता है, तो उनको लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं, तो फिर मुझे उठाकर क्लिनिक में लेके जाते हैं। फिर टाँका लगता है, मेरे 8-5-6 टाँके लगते हैं। फिर टाँका लगा के वापस उसी रूम में छोड़ के चले जाते हैं। मैं एकदम बेहोशी की अवस्था में था, मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है, एकदम कोई आइडिया नहीं। रूम में पड़ा हूँ, 1 जुलाई का दिन था। फिर जब मेरी आंख खुलती है, क्लीनिंग स्टाफ साफ सफाई कर रहा होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आज तारीख क्या है, तो बताते हैं 3 जुलाई है। मतलब 1 दिन में पूरा बेहोश था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या था। फिर मैंने उनसे बोला मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। तो वो लोग पानी की बोतल लाके मुझे पकड़ाते हैं, तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा हाथ उठ जाए और उनसे बोतल पकड़ लूं। तो समझ जाते हैं कि पकड़ नहीं पा रहा है बोतल, तो फिर मेरे मुंह में पानी, जैसे कोई मरने वाला नहीं होता उस तरीके से पानी मुंह में डालते हैं। तो मेरे गले के नीचे पानी जाता है, तो थोड़ी जान में जान आती है। तो मैं उनसे बोलता मुझे भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए मुझे। तो एक एप्पल ला के कहीं से ला के अरेंज करके मुझे दे देते हैं, वही एप्पल मैं खाता हूँ। फिर शाम को दोबारा वो सभी चाइनीज आते हैं, मैं इसी तरह लेटी अवस्था में था। फिर वो 2 लोग आके मुझे खड़ा कर देते हैं, दीवार के ऊपर बैठा देते हैं। फिर से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि वीडियो किसको भेजा तुमने। तो मैंने बोला कि मैंने अपने घर वालों को भेजा। तो वो बोलते हैं कि ये बताओ किसको, एम्बेसी को भेजा, सरकार को भेजा, कहाँ भेजा। मैंने बोला कि नहीं, घर वालों को भेजा, मैंने एम्बेसी को नहीं भेजा। तो बोला कि हमें बेवकूफ ना बनाओ, हम दुनिया को बेवकूफ बना रहे, तुम हमें बेवकूफ बना रहे। वो ट्रांसलेटर के थ्रू बात हो रही है, डायरेक्ट ऐसा नहीं, डायरेक्ट बात हो रही है, ट्रांसलेटर बीच में है। तो फिर वो यकीन नहीं करते, फिर मुझे मारना शुरू करते हैं। उनके पास उस समय हंटर रहता है, हंटर से मुझे मारते हैं और करंट से, स्टिक से झटके देते हैं। फिर भी मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम रहता हूँ, बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, मैं बार बार एक ही जवाब देता हूँ। कहते क्यों भेजा घर वाले। मैंने बताया कि घर वाले परेशान थे कि मैं वहां पर कैसे हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। मैं उनको वीडियो बना के भेजा कि मैं सही जगह हूँ, अच्छे ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने भेजा। तो उनको यकीन हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने ये सवाल पूछना मेरे से बंद कर दिया। फिर 7 जुलाई हो जाती इसी तरह, मैं पड़ा हूँ रूम के अंदर ही, मुझे कहीं नहीं लेके जा रहा। मुझे 2 दिन में एक बार खाना देते थे, चावल और कुछ भी लाके, सुअर या मेढक कुछ भी लाके दे देते थे। मैं अपना साइड में नॉनवेज किया और चावल खा लेता था। मुझे पता था मुझे जिंदा रहना, वहां से निकलना है। 7 जुलाई को इंडियन एम्बेसी से एक लेटर आता है इनके पास, उसमें 47 इंडियन की लिस्ट होती है। अब वो उस लिस्ट में क्या लिखा था मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतना पता रहता था कि उसमें 47 इंडियन की लिस्ट थी और भारत की एम्बेसी से वो लेटर आया था। तो हमें लगा कि हमें रेस्क्यू करने के लिए भारत की एम्बेसी आ रही है, वहां से निकालने के लिए, क्योंकि हमने कंप्लेंट कर रखी थी। और इधर इन्होंने क्या किया कि मुझसे ये बोला कि अगर तुम्हें घर जाना है तो अपने घर वाले से बोलो कि 10 लाख रुपए, $10,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे अगले ही दिन। अच्छा, ये लोग बोल दिए? हाँ, मुझे बोल दिया था। मुझको लगा कि अब इससे कोई फायदा नहीं, तो मैंने बोला नहीं, मुझे वापस काम पे लगा दो। कहना नहीं, तुम काम पे लगाने लायक नहीं, तुम खतरनाक आदमी, तो तुम कुछ भी डिटेल लीक कर सकते हो। तो उनको यही लगा कि इसको यहाँ से हटाना ही बेहतर। तो उन्होंने बोला कि अपना पैसा पे करो और घर जाओ, अगर पैसा पे नहीं करोगे तो या तुम तुम्हारा ऑर्गन बेच देंगे मार के, या तो तुम्हें सेल कर देंगे। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। मैं इतना फिजिकली और मेंटली थक गया था मार खा के, और जो टॉर्चर हो रहा था मेरे साथ, मुझे लग रहा था मैं बचूंगा ही नहीं। तो एक उम्मीद की किरण नजर आई कि बच सकते हैं, तो मैंने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट किया। पहले कन्विंस किया कि इतना पैसा नहीं है मेरे घर वालों के पास, वो कहाँ से दे पाए। तो बोलते कि हमें नहीं मतलब है, जायदाद बेचो, गहने बेचो, जो भी करना है हमें लाके $10,000 दो। मैं उनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर वो मुझे समय देते हैं 1 हफ्ते का, कि आप 1 हफ्ते में अपने घर वालों से बातचीत करके ये काम करो। उसी बीच में लेटर आता है और मेरे घर वालों से मैं बात भी करता हूँ, तो बोलते 1 हफ्ते में हमें समय दे दो, उसके बाद हम लोग पेमेंट करना शुरू करेंगे। उस जैसे ही वो लिस्ट आती है, 6 इंडियंस को और लेके आते हैं हमारे साथ, और उनको उनके साथ भी ट्रीटमेंट मारपीट का शुरू कर देते हैं। उनको भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और उनको भी यही ऑफर देते हैं कि पैसे दो, घर जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग को छोड़ना था उन्हें, लेकिन वो ये चाहते थे कि क्यों ना पैसे लेकर छोड़ा जाए, जब जा ही रहे हैं तो पैसे लेते हुए छोड़ा जाए। तो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया मारकर पैसे निकलवाने का, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, नॉर्मल अपने कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे थे। उन्होंने कोई ना वीडियो बनाई ना कुछ किया था, उनको उठा के उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद इधर मेरे घर वाले पेमेंट करना शुरू करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे थे।
बीच बीच में हल्ला होता था कि इंडियन एम्बेसी आ रही है, इंडियन एम्बेसी आ रही है, तो मैं अपने घर वालों को बोलता भी था कि 2-3 दिन रुक जाओ, मत करो पेमेंट।